Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, okay. If you have any problem regarding last topic, you can ask me, No, ma'am, no problem. okay. What about others? बाकी किसी को भी कोई दिक्कत आई है जो हमने लास्ट पढ़ा था तो अभी पूछ सकते हैं. ओके, तो अब शुरू करते हैं. मेजर आउटकम्स जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 3 इनके एक ऑब्जेक्टिव्स रखे थे इन्होंने अपने सामने, और जहाँ पे इनको डिफ़िकल्टी आ रही थी वो चीज़ें. पहला तो लैंड रिफॉर्म्स जो है वो इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था पूरी कंट्री के अंदर. पॉलिटिकल पावर जो है वो अभी भी बड़े ज़मींदारों के हाथों में थी. बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो अभी भी बेनिफिट कमा रहे थे, और जो गरीबी थी वो अभी भी मेंटेन थी उसी तरीके से. ये इनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो समय पे फेस कर रहे थे. हालांकि इन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए शुरुआती इनिशिएटिव्स लिए थे, ठीक है, एफर्ट्स लिए थे कि इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कंट्री के अंदर, सारे सिटीजन्स को अच्छे से रखना है. ये सब इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी. और जो डायरेक्ट प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे वो थे पॉलिटिकल प्रॉब्लम. क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी उसके कारण सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उन पर अफेक्ट पड़ रहा था, असर पड़ रहा था. अब इसमें था पहला फाउंडेशन. अब इसके अंदर क्या हुआ था कि फाउंडेशन रखी गई थी प्रॉपर इंडिया की, कि भाई आगे जाके ग्रोथ किस तरीके से करनी है. बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए गए थे. ठीक है, हिस्ट्री में भी भारत के इतिहास में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दिखाई गई है कि किस तरीके से उस समय में इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे करे. जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए बताए गए हैं, जैसे भाखड़ा नागल डैम हुआ, या हीरा कुंड हुआ इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए. इरिगेशन वही खेती बाड़ी से रिलेटेड, और पावर जनरेशन के लिए यानी कि जिसमें आपको पावर जनरेट करनी पड़े, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हुई. ठीक है, इस तरह की चीज़ें. कुछ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी लगाई गई थी पब्लिक सेक्टर के अंदर, जैसे कि स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि वही वेपन्स वगैरह जो हैं जो आपके आर्मी वगैरह के लिए बनवाए जाते हैं, उस तरह के प्रोडक्शन. ठीक है, इस पीरियड के अंदर ये सब शुरू हुआ था. इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया था. जैसे कि उस समय रेडियो वगैरह जो है वो भी चलने लगे थे. धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो रही थी, इम्प्रूव हो रही थी. कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है, उसकी बड़ाई होती है तो उसकी थोड़ी बुराई भी होती है. उसको थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है तो थोड़ा उसको क्रिटिसिज्म भी मिलता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे लाइन टू लाइन. An assessment of the outcomes of this early phase of planned development must begin by acknowledging the fact that in this period the foundations of India's future economic growth were laid. एक एक असेसमेंट के तौर पे निकाला जाए कि सारे जो रिजल्ट आए हैं इस पीरियड के दौरान, ठीक है, उसको किस हिसाब से मेजर किया जा रहा है कि कितना इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की है. ठीक है, किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है. Some of the largest developmental projects in India's history were undertaken during this period. कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत के इतिहास के अंदर इस पीरियड में मार्क किए गए हैं. These included mega dams like Bhakra Nagal and Hirakund for irrigation and power generation. अब इनके अंदर कौन से डैम्स आ रहे हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स के तौर पे जाने जाते हैं इस पीरियड के दौरान? वो है भाखड़ा नागल डैम का निर्माण और हीराकुंड का, जो कि काय के लिए यूज हो रहे थे, इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए. आपको पता ही होगा पानी से बिजली बनाई जाती है.
ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इन 2 डैम्स का निर्माण किया गया था। Some of the heavy industries in the public sector, steel plants, oil refineries, manufacturing units, defense production, etc., were started during this period. कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज भी लगाई गई थी पब्लिक सेक्टर के अंदर, जहाँ पर आते थे स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज यानी कि जो ऑयल को रिफाइन किया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी कि जहाँ पे सामान बनाए जाते हैं, गुड्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन यहाँ पे वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं, या डिफेंस में आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट तो खैर उस समय पे नहीं आई थी, बाकी चीज़ें जो होती हैं उस तरीके की आर्मी वगैरह से रिलेटेड, वो सब इसके अंदर और भी कई बनवाई गई थी इस पीरियड के दौरान। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के उससे देखा जाए तो वो भी इम्प्रूव हुआ था। वेट अ मिनट, मतलब आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा थी उसको इम्प्रूव किया जा रहा था, और कम्युनिकेशन के हिसाब से जो चीज़ें थी उसको इम्प्रूव किया जा रहा था। Of late, some of these mega projects have come in for a lot of criticism. कुछ समय बाद ही ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको लेकर के क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाएं शुरू हुई। Yet, much of the later economic growth, including that by the private sector, may not have been possible in the absence of these foundations. और इसके अलावा बाकी जो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही थी, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूडेड था, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ये सारी चीज़ें पहले से इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जाते तो बेसिकली यहाँ पे फाउंडेशन जो इस चीज़ को बोला गया है वो इसीलिए बोला गया है कि जैसे अपन किसी भी घर को बनाने के लिए नींव खोदते हैं और फिर उसके बाद में पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्होंने एक तरीके से बेस का काम किया है, एक बेसिक फाउंडेशन का काम किया है बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो। और इसके साथ साथ इनको क्रिटिसिज्म जो है वो भी झेलने के लिए मिला है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आई हो आपको इस टॉपिक के अंदर तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. No, ma'am. It is clear. ओके, It is clear. ओके। फिर है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म से आप समझते ही हैं कि जो पुरानी छोटी छोटी ज़मीनें थी उनको जोड़ा जा रहा था, और जो ज़मींदार के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी उनसे उनको लिया जा रहा था, और उसके बाद में वो गरीबों को दिया जा रहा था। उस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी हुई है। ये सब हुआ है एग्रेरियन सेक्टर के अंदर, यानी कि खेती बाड़ी वाला जो अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके अंदर किया गया है। इस पीरियड के दौरान ये लोगों ने नोटिस किया था उस समय में, एक उनके आंखों के सामने उन्होंने देखा था कि जहाँ पर हमारे पहले कॉलोनियल सिस्टम होता था ज़मींदारी का, ठीक है, वो अबॉलिश किया गया था, यानी उसको रोका गया था, हटाया गया था। और उसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की गई थी, यानी कि जो बड़े बड़े ज़मींदारों के पास में हुआ करते थे लैंड्स, ठीक है, उनको क्या किया गया था, उनसे ज़मीन ली गई थी और फिर वो छोटे छोटे जो फार्म्स थे, ठीक है, जो फार्मर्स थे उनको दिया जाना था कि आप इस पे खेती बाड़ी करें और अपना एक प्रोडक्शन एक तरीके से जो भी मिले आप उसको आगे इम्प्रूव करें, एक तरीके से वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करें, और उनको एक एम्प्लॉयमेंट के तरीके से भी देखा जा रहा था। जो बड़े बड़े छोटे छोटे जो छोटे छोटे लैंड थे उनको जोड़ करके एक बड़ी फार्म साइज भी बनाई जा रही थी, फिर उसको पर्टिकुलरली डिवाइड किया जाता था कि यहाँ से इतने गज एक व्यक्ति को जाएगा, फिर आगे से सेकंड पार्ट जो है वो दूसरे व्यक्ति को जाएगा। इस तरह की चीज़ें हो रही थी। अब क्या हो रहा था, कानून जो बनाए जा रहे थे वो अपर लिमिट या अपर सीलिंग जो होती है, अपर क्लास जो होती है उसके द्वारा बनाए जाते थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में वही थे, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के पास में अगर ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लैंड हुआ करता था तो कानून के अनुसार ही उसको वो लैंड जो है देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन उस समय में जैसे हमने
पिछली लास्ट टाइम भी यही पढ़ा था और हमें बताया गया था कि ये कानून जो बन रहा था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे ये लोग। क्यों? क्योंकि जो ये बड़े जमींदार और ये सब थे, यही कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी करते थे, फंडिंग भी करते थे, और इन कुछ लोग तो इसी में इन्वॉल्व भी थे, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस थी वही मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी और उसके अंदर सारे अपर क्लास के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे, तो पार्स उनके हाथ में ही थी। तो जैसे ही ये कानून बनना था जहाँ पर उन्हीं से ज़मीन लेकर के गरीबों में बंटनी थी, तो उसको वो इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देते थे। अब हम इसमें लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। In the agrarian sector, this period witnessed a serious attempt at lead reforms. Perhaps the most significant and successful of these was the abolition of colonial system of zamindari. अब एग्रेरियन सेक्टर के अंदर इन सब ने जो सीरियस लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं वो विटनेस करें, यानी कि उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं जो लैंड रिफॉर्म की पॉलिसीज़ यहाँ पे लाई गई थी। परहैप्स, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सक्सेसफुल चीज़ रही थी इसमें, वो ये थी कि अबॉलिशन हुआ था कॉलोनियल सिस्टम का, जो ज़मींदारी सिस्टम था वो हटाया गया था, वो इसी पीरियड के दौरान किया गया था। This bold act not only released land from clutches of a class that had little interest in agriculture, it also reduced the capacity of the landlords to dominate politics. अब ये जो bold, ये इसको बहुत ही bold act माना जाता है, bold चीज़ मानी जाती है। ये जो इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम हटाया था उसी के लिए यहाँ पे बोला गया कि ये बहुत ही बोल्ड एक्ट था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो लोग एक होता है ना कुनबा, एक क्लास का कुनबा होता है, यानी एक ग्रुप होता है, एक उस क्लास का कुनबा था यहाँ पे क्लचर्स, यानी लोग थे जो इंटरेस्टेड भी नहीं थे फार्मिंग में और उनके पास में बहुत ही ज़्यादा लैंड हुआ करता था। ठीक है, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसमें खेती बाड़ी करने में वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे, तो उनसे ज़मीन लेकर के और बांटा गया था, ज़मींदारी सिस्टम को हटाया गया था और उसको बांटा गया था ज़मीन को उन लोगों के पास जो इंटरेस्टेड थे खेती बाड़ी करने में, या उसमें अपना पूरी इंटरेस्ट शो कर रहे थे या अपना 100% देना चाहते थे। इससे क्या हुआ था, ये माना गया था कि ये क्या रिड्यूस करेगा, जो लैंड लॉर्ड्स का डोमिनेंट बिहेवियर है पॉलिटिक्स के अंदर उसको कम करेगा। ये उस समय इन लोगों ने इनकी एक तरीके से मान सकते हैं हम कि उनकी सोच थी। ठीक है, attempts at consolidation of land, bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could become viable for agriculture, were also fairly successful. अब क्या हुआ था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि सारे जो छोटे छोटे टुकड़े थे जमीनों के इधर उधर से लेकर के उनको एक जोड़ करके, मतलब इधर उधर से लेकर के, ऐसे नहीं कि कहीं से मूव करके, यानी कि एक ही गली के अंदर अगर अलग अलग जमींदारों की जमीनें हैं तो उनसे लेकर के एक प्रॉपर खेत बनाया जाता था और उसको फिर बांटा जाता था या दिया जाता था फार्मर्स को। तो ये बहुत सक्सेसफुल माना गया था तरीका, ठीक है, खेती बाड़ी के हिसाब से, और ये काफ़ी उस समय सक्सेसफुल रहा, क्योंकि लोगों लोगों से लैंड, मतलब जो बड़े ज़मींदार थे उनसे ज़मीनें ली गई और उसको एक प्लेस में बड़े खेत में वो किया गया, कंसोलिडेट यानी कि जोड़ा गया, और फिर उस पे खेती बाड़ी शुरू हुई, तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली। बट द अदर टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर मच लेस सक्सेसफुल, लेकिन जो बाकी दो चीज़ें थी इस लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड वो सक्सेसफुल इतनी नहीं थी। Though the laws were made to put an upper limit or ceiling to how much agricultural land one person could own, people with excess land managed to evade the law. Similarly, the tenants who worked on someone else's land were given greater legal security against eviction, but this provision was rarely implemented. पहली चीज क्या हुई थी, कई सारे कानून बने थे, ठीक है, कि आपको ये एग्रीकल्चरल लैंड जो है एक व्यक्ति के पास में कितना रहना चाहिए, उसकी एक लिमिट, अपर लिमिट या सीलिंग, एक ही बात होती है, वो मेंशन की गई थी। लेकिन कई बार लोग जो है इस कानून को क्या करते थे, बच जाते थे इससे, या इसके ऊपर वो अपनी आपको जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए आज के ज़माने का, तो क्या होता है, जैसे ये पहाड़ी इलाका जो होता है उस पर लोग बाग अपनी जबरदस्ती से अपने घर वगैरह बना लेते हैं, अपनी पूरी बस्ती बसा लेते हैं, फिर सरकार को बहुत दिक्कत आती है उस तरह की चीज़ को हटाने में। क्यों? क्योंकि उनके पास में कई बार पॉलिटिकल सपोर्ट भी होता है, ठीक है, तो वो
जैसे कोई एरिया है पहाड़ के पास में, वहाँ पे लोगों ने अपनी कॉलोनी बसा ली पहाड़ के ऊपर, और वो बिल्कुल भी है ना, जोग्राफिकल फैक्टर से देखा जाए तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है उनके लिए। वो बहुत ही खतरनाक एरिया में घर बना लेते हैं, और कभी भी जैसे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आए तो सबसे ज़्यादा डिजास्टर उधर ही उसी एरिया में होता है। फिर भी लोग बाग क्या करते हैं, अपनी जबरदस्ती हद कब्जा कर लेते हैं इस तरह की ज़मीनों पे, और फिर वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोल देते हैं कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे अगर हमारे घर यहाँ से हटाए गए तो। अब आप देख लो इस तरह की ये क्या होती है, एक अलग तरह की चीज़ चलती है। तो वहां पे भी उस समय यही हो रहा था, कानून तो बनाए जा रहे थे कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से उसको इतना ही लैंड मिलेगा, लेकिन वो क्या करते थे, अपनी जो आगे की जमीन हुआ करती थी वो अपने रिश्तेदारों को नाम पर ले लिया करते थे। तो होती तो वो उन्हीं की थी, उन्हीं के अंडर में थी, लेकिन नाम वो अलग अलग होते थे। तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से जो जमीन मिलनी चाहिए वो अपनी जमीन को उस तरीके से कवर कर लेते थे। समझ आया? Yes, ma'am. हाँ जी। तो मैम यहाँ यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। फिर दूसरी क्या चीज़ हुई थी, टेनेंट्स जो काम करते थे किसी और की ज़मीन पर, उनको ज़्यादा लीगल सिक्योरिटी दी जा रही थी कि आप छोड़ के नहीं जाइए, ठीक है, तो हम आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। इस कारण क्या हुआ था, ये जो इनका प्रोविज़न लाए थे ये लोग कि अब आप ज़मींदारी सिस्टम हटा दिया गया है और उसको अबॉलिश कर दिया गया है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा था। जो सरकार इनको वादे कर रही थी उस समय कि भाई आपको इतनी ज़मीन हम देंगे, आप ये हट जाओ, यहाँ पे काम मत करो इस व्यक्ति के अंडर, हम आपको आपकी खुद की ज़मीन देंगे, आप वहाँ पे काम करो। तो जो ज़मींदार था वो क्या करता था, वो उनको ज़्यादा अच्छा ऑफर दे देता था, और ज़्यादा अच्छा ऑफर मिलते ही वो लोग जो है सरकार की बात को मानने से इनकार कर देते थे, कुछ भी बात बोल देते थे। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है लैंड रिफॉर्म्स का। अगर किसी को कोई दिक्कत आई है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके। अब क्या हुआ था, ये आसान नहीं था जो अच्छे से ये पॉलिसीज़ बनाई गई थी, ठीक है, और इनको आप टर्न करें यानी टर्न डाउन करें, या इनको उनके प्रति बिल्कुल उनको अच्छे से फॉलो अप करें, ठीक है। तो कई बार जो रूरल एरियाज होते थे जहाँ पे बिल्कुल गरीब लोग होते थे, उनको क्या किया जाता था, मोबिलिस्ट इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया जाता था। लैंड ओनर्स जो थे वो बहुत पावरफुल होते थे, ठीक है, और उनके ऊपर राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी होता था, इसलिए कई सारे प्रपोजल जो हैं लैंड रिफॉर्म्स के, या तो वो कानून में बदले नहीं, ठीक है, और अगर बनाए गए तो वो लागू नहीं हो पाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और जो चीज़ थी वो सिर्फ पेपर पे ही रह गई। इससे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें क्या हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी उसकी वजह से वो इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई। और जो टॉप लीडर्स थे उनकी विशेस जो थी, जैसे कि भाई आज के ज़माने में देखें, आपके कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो लीडर है उस उन्होंने कुछ कहा कि भाई हम अच्छे से ये चीज़ फॉलो करेंगे, या उन्होंने कोई पॉलिसी बना दी, लेकिन उनसे नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, जो लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या उसको पूरी तरह से फॉलो अप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था पहाड़ वाला, वो क्या करते थे, लोग बाग कब्जा कर लेते थे, आज भी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में वो अपने जो लीडर होते हैं, जो इस एरिया के चुनावी क्षेत्र से खड़े होने वाले हैं, उनको वार्निंग दे देते हैं कि हम आपको वोट देंगे ही नहीं अगर आप हमारी घर को बचा नहीं पाए। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती थी, सोशल ग्रुप्स जो होते थे वो डोमिनेट करते थे, और जितनी भी ये पॉलिसीज बनती थी उनको कंट्रोल करते थे, और उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी कंट्रोल करते थे। तो वो लागू हो ही नहीं पाती थी, वो सिर्फ पेपर पे ही बन के रह जाती थी। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। It was not easy to turn these well meaning policies on agriculture into genuine and effective action. अब क्या होता था, ये पॉलिसीज जो बनाई जाती थी एग्रीकल्चर के ऊपर, ये पूरी तरीके से लागू हो ही नहीं पाती थी। This could happen only if the rural landless poor were mobilized, और ये तभी हो सकता था जब गरीब लोग जो होते थे, ठीक है, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो इन पॉलिसीज़ को लेकर के, और किसी के दबाव में ना आकर के जैसे सरकार उनको बोल रही है उसी तरीके से चीज़ करें। But the landowners were very powerful and wielded considerable political influence. Landowners बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे और उनके पास में ज़्यादा पॉलिसीज़ को
मतलब एक तरीके से बाइंड करना या अपनी तरीके से मोल्ड करने की जो पावर थी वो ज़्यादा होती थी, क्योंकि उनके पास राजनीतिक सपोर्ट होता था. Therefore, many proposals for land reforms were either not translated into laws, or when made into laws, they remained only on paper. इसीलिए कई सारे कानून जो बनाए गए हैं वो या तो ट्रांसलेट नहीं हो पाए, मतलब उनके कानून बने नहीं, ठीक है, कईयों के तो कानून बन नहीं पाए, और कुछ जो बन गए उन वो सिर्फ पेपर पे ही रह गए, वो इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं. This shows that economic policy is the part of actual political situation in the society. इससे पता पड़ता है इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, जो वहाँ की राजनीतिक सिचुएशन चल रही है उस समाज के अंदर, उस पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी क्या रहेगी, कैसे बनाई जाएगी. It also shows that in spite of good wishes of some top leaders, the dominant social groups would always effectively control policy making and implementation. और ये भी माना जाता है कि भले ही टॉप लीडर्स की कितनी अच्छी विशेस हो, कितनी अच्छे उनके विचार हों, उनकी इच्छाएं हों, लेकिन जो समाज के अंदर जो ग्रुप्स हैं लोगों के, वो उनकी वो इतने ज़्यादा हावी हैं ये पॉलिसी मेकिंग पे और इम्प्लीमेंटेशन पे कि कुछ चीज़ें तो अच्छी होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, और कुछ बन भी जाती हैं, कुछ बनती ही नहीं है, कुछ तो कानून में आती ही नहीं है, और जो कानून में आ गई है उसको पूरी तरह फॉलो अप नहीं कर पाते हैं. इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. It is clear. ओके. No, ma'am. No, ma'am, it is clear. अब है हमारे सामने ये फूड क्राइसिस. फूड क्राइसिस से आप क्या समझ पा रहे हैं? खाने की कमी. हमारे देश के अंदर एक ऐसा समय भी आया है जब खाने की बहुत कमी हो गई थी और प्रॉपर खाना नहीं था, और इसी चक्कर में हमें फॉरेन कंट्रीज से जो है मदद लेनी पड़ी थी. और ये हुआ था उस समय में जब हमारी कंट्री वॉर की सिचुएशन फेस कर रही थी. दो देशों से वॉर हुए थे, एक तो चाइना से हुआ था और एक पाकिस्तान से हुआ था, ठीक है. और उस समय, अब ये तो कॉमन बात है, आपको पता ही होगा कि किसी भी देश में अगर किन्हीं दो देशों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो वहाँ की कंडीशंस जो हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा असर डलता है, और सारे जो फैक्टर्स होते हैं उस चीज़ पे भी असर डलता है, उस देश की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है. वहाँ के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से वहाँ महंगाई बढ़ जाती है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वहाँ महंगाई बढ़ जाती है. अब जैसे देखा जाए, अभी जो हमारे वर्ल्ड में चल रही है सिचुएशन पैंडेमिक की, उसके कारण क्या हुआ है, चाइना जो है उसने क्या किया, बीमारी फैलाई, ठीक है, मानने से इनकार कर दिया कि बीमारी फैलाई. उसके बाद में अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं. वहाँ के लोग पार्टी कर रहे हैं या उनके सोशल गैदरिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ पूरी दुनिया जो है वो पूरी तरह से भी स्ट्रगल कर रही है. एक नॉर्मल सी की आने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे. कई लोगों की नौकरियाँ जो है वो छूट गई हैं, कई लोग जॉबलेस हो गए हैं, और लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि जॉब नहीं है. और सब देश जो है वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, सब देशों में महंगाई बढ़ गई है. वहीं चाइना जो है क्या कर रहा है, वो फल फूल रहा है बढ़िया, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है. ऊपर से दूसरे देशों पर वो अपना हक जताने के लिए अपनी गंदी पॉलिसीज बना रहा है और उनको लागू करने की कोशिश कर रहा है, और अपनी गलती तो मान नहीं रहा है. तो ये जो चाइना ने किया, ये किस तरह का वॉर है, ये क्या है, कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ है, ठीक है. एक एक होता है अपना न्यूक्लियर वेपन वाला वॉर, और एक होता है अपना दूसरा वॉर कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ, और एक होता है अपना ये बायो वाला वॉर जहाँ पे बीमारियाँ फैलाई जाती हैं. उसकी प्रॉपर टर्म मैं आपको कल बता दूंगी क्या टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए. तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, चाइना ने एक तरीके से वॉर ही किया है पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए, पूरी दुनिया को अपने सामने नीचा करने के लिए कि हाँ ही इज़ द पावरफुल वन, पूरी दुनिया को डोमिनेट करने के लिए एक तरीके का बायो वॉर जो है वो शुरू किया है, ठीक है, जहाँ पे उसने बीमारियां फैला दी. कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि सब लोग अपनी उस बीमारी से ही झेलने की से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस तरह की जब लड़ाइयाँ होती हैं
तब क्या होता है, लड़ाई कोई सी भी तरह की हो, तब क्या होता है किसी भी देश के अंदर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। खाने की कमी होना, या सोर्सेज जो है उसकी कमी होना, मनी फ्लो जो है वो रुक जाता है पूरी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हम इस फूड क्राइसिस में पढ़ेंगे कल। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत आई हो आज जो हमने पढ़ा उस उन टॉपिक्स में, तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। अब मैं आपको भेज रही हूँ लिंक आपकी हिस्ट्री क्लास के लिए। ओके स्टूडेंट्स। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you.